श्वसन या रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसमें मदद करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन्स और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। तो आइए हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हवा कैसे हमारे शरीर के अंदर आती है। हवा हमारे शरीर के अंदर नासिका छिद्रों या नॉस्ट्रिल्स की सहायता से अंदर आती है, जो इसे नासिका गुहा या नेजल कैविटी में ले जाता है। नेजल कैविटी में मौजूद बाल हवा में मौजूद अनचाहे धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। यदि किसी कारणवश ये डस्ट पार्टिकल्स नेजल कैविटी में आते हैं तो इसकी लाइनिंग इरिटेट हो जाती है और हम छींकना शुरू कर देते हैं। छींकने की प्रक्रिया हमारे शरीर से अनचाहे कणों को बाहर निकालने में मदद करती है, पर छींकते समय यह जरूरी है कि अपनी नाक को कवर किया जाए ताकि हमारे छींके गए अनचाहे कण दूसरे के द्वारा ना ले लिए जाए। नेजल कैविटी से होकर हवा, यह नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी से होकर हवा फेरिंग्स में आती है, जो कि ओरल कैविटी के पीछे का हिस्सा है। फेरिंग से होते हुए हवा लैरिंग्स में आती है। यह आपकी गर्दन में मौजूद वह हिस्सा है जिसे आप अपनी उंगलियों से छूकर भी महसूस कर सकते हैं। लैरिंग्स हवा को ट्रैकिया या विंड पाइप में भेजता है। इस विंड पाइप में सी के आकार के कुछ कार्टिलेजिनस छल्ले या रिंग्स होते हैं। इनकी मौजूदगी से हमारा विंड पाइप उस वक्त सिकुड़ने से बच जाता है जिस वक्त इसमें कोई हवा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि बलून के अंदर या गुब्बारों के अंदर हवा नहीं हो तो वो सिकुड़ जाते हैं। इसके बाद यह ट्रैकिया दो हिस्सों में बंट जाता है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। इन ब्रोंकाई का एक हिस्सा इस राइट लंग में जाता है तो दूसरा हिस्सा लेफ्ट लंग में जाता है। तो जो हिस्सा राइट लंग में जाता है उसे हम बोलते हैं राइट ब्रोंकस, और जो हिस्सा लेफ्ट लंग में जाता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकस। आइए हम लंग्स की बात करते हैं। लंग्स ही हमारे शरीर के मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और यह लंग्स थोरैसिक कैविटी के अंदर होते हैं, और यह रिब्स हड्डी नुमा ढांचों से घिरे होते हैं जो कि इनकी रक्षा भी करते हैं। और अगर हम इस थोरैसिक कैविटी के फ्लोर को देखें तो इसमें एक हमारे शरीर का सबसे बड़ा मसल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम वह स्ट्रक्चर है जो कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। तो हमारी इस श्वसन की प्रक्रिया में हमारी मदद हमारे शरीर के दो स्ट्रक्चर्स करते हैं। इसके अलावा कुछ मसल्स भी इसमें मदद करते हैं जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा आज का फोकस है रिब्स और डायफ्राम। तो हम देखते हैं कि इनहेलेशन या सांस को लेने के दौरान क्या होता है। दरअसल सांस को लेने के दौरान ये जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करते हैं। आप देख सकते हैं यह इनहेलेशन की प्रक्रिया है। इन रिब्स के बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करने के कारण और डायफ्राम के नीचे की तरफ मूव करने के कारण क्या होता है कि चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है और हवा बाहर से हमारे लंग्स के अंदर प्रवेश कर जाती है। और अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब हम सांस को छोड़ते हैं या एक्सहेल करते हैं। तो एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है कि ये जो रिब्स हैं ये नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव करते हैं, और यह जो डायफ्राम है यह ऊपर की तरफ मूव करता है। रिब्स और डायफ्राम की इन दोनों मूवमेंट्स के कारण चेस्ट कैविटी का साइज घट जाता है और हवा लंग से बाहर निकल जाती है। तो हम इन दोनों एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की प्रक्रिया को एक ऐसे मॉडल की सहायता से समझ सकते हैं जिसमें दो गुब्बारों का इस्तेमाल दो लंग्स को दिखाने के लिए किया गया है और एक गुब्बारे के शीट का इस्तेमाल डायफ्राम को दिखाने के लिए किया गया है। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि यह डायफ्राम है। मैं डायफ्राम को नीचे खींच रही हूं। इसका मतलब है कि चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ रहा है, और उस वक्त आप नोटिस कर सकते हैं कि ये गुब्बारे फूल रहे हैं। अब मैं इस डायफ्राम को ऊपर की तरफ मूव कर रही हूं। आप देख सकते हैं कि ये गुब्बारे सिकुड़ गए हैं। अब मैं फिर से इन्हें खींच रही हूं, फिर से इन्हें ऊपर की तरफ, डायफ्राम नीचे गया,
हवा अंदर आई और गुब्बारे यानी लंग्स फूल गए। अब मैं इसे ऊपर कर रही हूं, ये लंग्स सिकुड़ जा रहे हैं और डायफ्राम नीचे गया, ये गुब्बारे या लंग्स फूल गए। दरअसल जब यह डायफ्राम नीचे जाता है तो थोरैसिक कैविटी के अंदर की जगह बढ़ जाती है और हवा बाहर से अंदर आती है। इसका मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। जब यह डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो अंदर की जगह कम हो जाती है, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और हवा अंदर से निकलकर बाहर चली जाती है। आप इसे देख सकते हैं। तो यह हुई मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं कि यह जो हवा है वो ब्रोंकाई से होते हुए कहां जाती है। यह ब्रोंकाई लंग्स के अंदर कई छोटे छोटे ब्रांचेस में विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के आखिरी सिरे पर एल्वियोलाई होते हैं। हम यदि किसी भी ब्रोंक्यूल की संरचना को देखें तो यह संरचना कुछ ऐसी होगी। यह ब्रोंक्यूल कई गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई ही वह जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और हम देख सकते हैं कि कैसे एल्वियोलाई से गैसेस का एक्सचेंज होता है। यह एल्वियोलाई है और यह ब्लड कैपिलरी है। आप यहां देख सकते हैं कि एल्वियोलाई के चारों तरफ कई सारी ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं। ये खास ब्लड वेसल्स हैं जिनकी थिकनेस बहुत कम है और इन्हें हम ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इन ब्लड कैपिलरीज में वह ब्लड होता है जो कि सेल्स में पैदा हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। इसका मतलब हुआ कि सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को यह कैपिलरी एल्वियोलाई तक लाती है। एल्वियोलाई में जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और इस कैपिलरी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसलिए यह ऑक्सीजन एल्वियोलाई से होकर इन कैपिलरीज में आ पहुंचता है और इन कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स की सहायता से यह बॉडी के सभी सेल्स में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार कैपिलरी में CO2 की मात्रा एल्वियोलर एयर में मौजूद CO2 की मात्रा से ज्यादा होती है, जिसके कारण कैपिलरी से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाता है। एल्वियोलाई में जब CO2 आता है तो यह ठीक उसी रास्ते से बाहर चला जाता है जिस रास्ते से हवा अंदर आती है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी और नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर चला जाता है। तो एल्वियोलाई में कुछ खास फीचर्स होते हैं जिसके कारण यह ज्यादा से ज्यादा गैसों का लेन देन या एक्सचेंज कर पाता है। पहला फीचर यह है कि इसकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होती है। एल्वियोलाई की उपस्थिति के कारण लंग की सरफेस एरिया इतनी ज्यादा होती है कि यह स्किन की सरफेस एरिया की तुलना में 100 गुना ज्यादा हो जाता है। और यह सरफेस एरिया एल्वियोलाई का यह सरफेस एरिया उन लोगों में घट जाता है जो कि स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट पीते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, जिसके कारण उनका सरफेस एरिया घट जाता है और उनके लंग्स में उतने एफिशिएंट तरीके से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता। यही वजह है कि वो जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। इसलिए यह काफी ज्यादा एडवाइजेबल है कि स्मोकिंग ना की जाए। दूसरी स्पेशल फीचर एल्वियोलाई की यह होती है कि इसकी जो दीवारें हैं वो काफी पतली होती हैं। इतनी पतली होती है कि वो सिर्फ एक सेल की बनी होती है। कैपिलरी की भी जो वॉल्स होती है वह भी 1 सेल थिक होती है, जिसके कारण कैपिलरी से भी गैसेस बाहर आ सकती हैं या अंदर जा सकती हैं और एल्वियोलाई से भी गैसेस बाहर जा सकती हैं या अंदर आ सकती हैं। तीसरी खास फीचर यह है कि एल्वियोलाई में ब्लड वेसल्स का अच्छा खासा नेटवर्क या जाल होता है, जिससे कि गैसेस का काफी अच्छा एक्सचेंज होता है। तो यह थी आज की क्लास। धन्यवाद।